सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 यूं तो चुनाव जितने भी हैं वो महत्वपूर्ण हैं और सभी चुनावों में राजनीतिक दल ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि ये चुनाव हमारे लिए और आपके लिए यानी कि मतदाताओं के लिए करो और मरो का चुनाव है। इस चुनाव में भी इसी तरह के नारे लगभग तमाम राजनीतिक दल लगा रहे हैं, लेकिन तमाम लोकसभा के अलग अलग मामले हैं। हर लोकसभा का माहौल अलग है, वातावरण अलग है, प्रत्याशी अलग है, जातीय समीकरण अलग है और हर लोकसभा के मतदाताओं का मिजाज भी अलग है। बात बिहार के बेगूसराय की। जी हां, 2019 में बेगूसराय सीट बहुत ही हॉट सीट माना गया था, इसलिए कि जेएनयू के चर्चित छात्र नेता कन्हैया कुमार सीपीआई से वहां लोकसभा के प्रत्याशी थे। कन्हैया कुमार 2019 में उभरते हुए चेहरे थे और राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त की थी। इस बार 2024 के चुनाव में भी संभावनाएं ये बन रही हैं कि अगर गठबंधन में सहमति बनी तो कांग्रेस के कोटे में ये सीट जाएगी और बेगूसराय से कन्हैया कुमार को उतारा जाएगा। लेकिन इस बार बेगूसराय में एक बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है। पेच पिछली बार भी फंसा था जब कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट के उम्मीदवार थे, तब राष्ट्रीय जनता दल ने वयोवृद्ध नेता तनवीर हसन को उम्मीदवार बना दिया था और तनवीर हसन की उम्मीदवारी के बाद यह तय हो गया था कि ना तो तनवीर हसन जीत सकते हैं और ना ही कन्हैया कुमार। सो परिणाम वही हुआ और गिरिराज सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के बड़ बोले नेता हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, वो चुनाव जीतने में सफल हो गए। क्या 2024 में भी तस्वीर बेगूसराय की धुंधली ही रहेगी? क्या बेगूसराय का चुनाव फिर इसी तरह से बीच मझधार में फंस जाएगा? क्या बेगूसराय लोकसभा चुनाव में एनडीए को फिर आसानी से जीतने का अवसर मिलेगा? जी हां, ये सारी बातें मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि बेगूसराय का समीकरण 2024 का कुछ अजीब सा है और उस अजीब से समीकरण को बनाने में कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के उन दलों का भी हाथ है जो दल ऐसे नेताओं को बिल्कुल ही स्पेस नहीं देते जो आम जनों में लोकप्रिय हैं। जैसे पिछले दिनों मैंने आपको बताया कि पप्पू यादव को किनारा किया जा रहा, वैसे बेगूसराय से एक बहुत ही लोकप्रिय नेता है, चर्चित नेता है, किसी जमाने में राष्ट्रीय जनता दल के लोकसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं और उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल होकर जेडीयू के कोटे से एमएलसी भी रह चुके हैं। जी हां, आप नाम समझ ही रहे होंगे, नाम है राम बदन राय। राम बदन राय अब अचानक तमाम पार्टियों से उनका मोह भंग हो चुका है और उन्होंने अपनी पार्टी कर्पूरी जनता दल के नाम से बनाई है। कर्पूरी जनता दल के नाम से पार्टी बनाते ही राम बदन राय ने बेगूसराय में रैलियों, प्रोग्रामों, धरना प्रदर्शनों और आम जनों से जनसंपर्क करने का अभियान बहुत ही तेज कर रखा है। लगातार राम बदन राय और उनके समर्थक डोर टू डोर जा रहे हैं। राम बदन राय का ऐलान है कि चाहे कुछ भी हो, हमारी पार्टी लोकसभा में चुनाव लड़ेगी और मैं स्वयं यानी राम बदन राय स्वयं बेगूसराय से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो क्या राम बदन राय कोई हल्के उम्मीदवार होंगे? क्या राम बदन राय के चुनाव लड़ने से बेगूसराय में इंडिया गठबंधन के संभावित प्रत्याशियों की राह आसान हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। यदि राम बदन राय चुनाव लड़ते हैं तो इसका सीधा सीधा प्रभाव इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों पर पड़ना तय है। एक कारण यह भी है कि राम बदन राय कोई हल्के प्रत्याशी नहीं है। दूसरा कारण यह है कि पिछड़े अति पिछड़ों में राम बदन राय की अच्छी खासी पकड़ है। कई राजनेता, कई मुखिया, कई प्रमुख, कई पंचायत समिति और कई छोटे जनप्रतिनिधि सीधे सीधे राम बदन राय के संपर्क में हैं और उनके लिए वोट मांगते अभी से दिख रहे हैं। ऐसे में बेगूसराय की तस्वीर, यदि बेगूसराय में कांग्रेस कन्हैया कुमार को उतारती है तो कन्हैया का राह फिर कठिन हो जाएगा और कन्हैया कुमार लोकसभा जाने से फिर वंचित रह जाएंगे। यह समय से पहले कहा जा सकता है। हाँ,
अगर राष्ट्रीय जनता दल ने वहां कोई पिछड़ा उम्मीदवार उतार दिया तो शायद तस्वीर कुछ बदल सकती है। लेकिन अगर राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस या उनके समर्थक सहयोगी सीपीआई ने अपने कोटे में ये सीट ले ली और किसी भी अपर कास्ट या भूमिहार को उम्मीदवार बनाया तो ये तय माना जाएगा कि हर हाल में ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली जाएगी। तो क्या बेहतर होता कि इंडिया गठबंधन के लोग यदि वाकई भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं तो क्यों नहीं इस तरह के नेताओं को भी जगह मिल पाती है, क्यों नहीं दे पाते हैं, क्यों नहीं इन्हें मना पाते हैं, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी से सीखते हैं कि किस तरह से कब किसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सूत्र की अगर माने और मैं अपनी ओर से यदि कहूं तो कोई भी राजनेता बागी तब होता है जब उसे कहीं ना कहीं अपमान सहना पड़ता है। यदि उन्हें सम्मान मिल जाए तो वो बगावती तेवर खत्म हो जाता है। यदि रामबदन राय से चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेतृत्व संपर्क करे और उनसे बात करके उनके लिए कोई उचित और सम्मानजनक जगह बना दे तो शायद रामबदन राय मान सकते हैं। लेकिन ये तो मेरी बात है, जनता की क्या बात है, या फिर रामबदन राय की क्या बात है, या फिर राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेतृत्व क्या चाहता है। क्या वाकई पिछड़ों की बात करने वाले दबंग नेताओं को सदन से दूर रखने की साजिश है, या फिर पिछड़ों की बात करने वाले उन दबंग नेताओं को हाशिए पर ढकेलने की ये कवायद है। मैं समझता हूं राजनीति में यह सब भी होता रहता है। लेकिन जब चुनाव में एक तरफ 400 पार का नारा दिया जा रहा हो तो दूसरी तरफ एक एक सीट की जुगाड़ में लगा इंडिया गठबंधन, जिसके पास पूरे बिहार में केवल एकमात्र सीट है किशनगंज, जिसके इस बार हारने की संभावनाएं भी प्रबल दिख रही हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन सीटों का प्रबंधन कैसे करता है और क्या फीडबैक उसे फील्ड से मिलता है, क्या सर्वे कराता है, यह भी समझने की बात है। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के पास जमीनी स्तर से शायद सर्वे कराकर कोई वास्तविक डेटा देने वाला कोई गिरोह नहीं है। इसीलिए रामबदन राय जैसे नेता लगातार ताल ठोक रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों की ओर से कोई भी उचित प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। मतलब साफ है कि इंडिया गठबंधन वहां अपना उम्मीदवार उतारेगा और रामबदन राय को टिकट ये न देकर या फिर उचित सम्मान न देकर लड़ने को विवश और मजबूर करेगा। वैसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का वहां से जीतना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं समझता हूं ये मेरी राय है, आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं? क्या वाकई आपको भी लगता है कि रामबदन राय के चुनाव लड़ने से इंडिया गठबंधन को काफी नुकसान और हार का सामना करना पड़ सकता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। वीडियो बेहतर लगे तो शेयर जरूर करेंगे, और हाँ, यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो देश की सच्चाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। शुक्रिया।